वेलकम। मैं राधा कृष्ण आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर सेगमेंट। पहला क्वेश्चन इसमें है, डायमर भासा बांध कंक्रीट से भरा हुआ गुरुत्वाकर्षण बांध है जो निर्माण के प्रारंभिक चरणों में है, किस नदी पर स्थित है? ये डायमर भासा बांध न्यूज में क्यों है, पहले इसको समझते हैं, है ना। ध्यान देंगे, अभी तक जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सारा का सारा क्षेत्र, इसके लिए एक अलग संविधान था। ये सारा का सारा क्षेत्र अलग संविधान से गवर्न हो रहा था। वर्तमान में उसको हटा दिया गया है। अब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भाग भारत संघ का एक भाग है, पूरा डायरेक्ट गवर्न हो रहा है भारत सरकार द्वारा। तो ध्यान देंगे, यहां पर आप समझिए कि ये आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर लद्दाख। इससे सटा हुआ ये पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, पाकिस्तान है। गिलगित और बल्तिस्तान ये दोनों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में देखा जाता है दोनों को, ठीक है। अब ध्यान देंगे मेरी बात कि यहां पर ये देखिए, यहां पर ये यानी कि गिलगित के आगे यहां पर एक बांध बनाने की शुरुआत 1998 में हुई थी, 1998 में, है ना। सिंधु नदी के तट पर, जहां भारत का क्षेत्र खत्म होता है, उसके बाद सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1998 में आधारशिला रखी थी, लेकिन वह कुछ कारणोंवश बन नहीं पाया था। कल क्या हुआ है, न्यूज में क्यों है ये, कि कल ये बांध को फिर से बनाने के लिए पाकिस्तान ने चाइनीज कंपनी का नाम है पावर चाइना, जैसे हमारे यहां नाम होता है, प्राइवेट कंपनी है। जैसे हमारे यहां कंपनियां हैं तमाम, पीएनसी है तो कोई कंपनी है बनाती है रोड वगैरह या बांध वगैरह। तो यहां पर पाकिस्तान ने इस बांध को बनाने के लिए चाइनीज कंपनी पावर चाइना को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है बनाने के लिए। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत चाइना को यह बात संज्ञान में दिलाया कि गिलगित बल्तिस्तान भारत का भाग है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो इसलिए ये न्यूज में है। अब सवाल इससे क्या क्या बनेंगे, ध्यान देंगे मेरी बात। ये जो हिमालयन रेंज है, हिमालय का जो ये रेंज है, माना जाता है कि यहां नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत से लेकर के नंगा पर्वत तक फैला हुआ है, ठीक है। अब यहां से ये देखिए, इसकी इधर तिब्बत से जो है ये सिंधु नदी होते हुए, इंडस नदी से आप कह सकते हैं, इंडस रिवर कह सकते हैं, ये रिवर ऐसे होते हुए जब पाकिस्तान में एंट्री कर रही है, तो यहां ध्यान देंगे मेरी बात, खैबर पख्तूनवा ये नाम है ना, खैबर पख्तूनवा। जैसे कोई राज्य होता है भारत में, उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, अयोध्या, तो वैसे खैबर पख्तूनवा के कोहिस्तान जिले और ये गिलगित बल्तिस्तान के, ध्यान देंगे, गिलगित बल्तिस्तान के डायमर जिले, इन दोनों के बीच एक जगह है भासा। उस जगह का नाम है भासा, जगह का नाम ही भासा है। इसलिए इस बांध का नाम जो दिया गया वो डायमर भासा बांध नाम दिया गया, क्योंकि भासा जगह पर बन रहा है, डायमर जिले और
कोहिस्तान जिले के बीच में बन रहा है, इसलिए डायमर भाषा बांध इसका नाम दिया गया। ध्यान देंगे ये बांध जो है कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, यानी कि देखिए कई तरह के बांध होते हैं, ज्योग्राफी में आपको बताया जाएगा। यहां पर बस आप इतना समझिए कि ये कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है, यानी कि इसके प्रत्येक पिलर किसी और चीज से बैलेंस ना होकर के डायरेक्टली गुरुत्वाकर्षण से बैलेंस किए जाते हैं। बस इतना समझिए, ठीक है। यहां पर फिलहाल तो ये जो बांध है बेसिकली कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। ये बन जाएगा जब, तो पाकिस्तान का कहना है कि हमारे यहां बाढ़ जो आती है इस इंडस रिवर के कारण, इस सिंधु नदी के कारण जो हमारे यहां बाढ़ आता है, वो बाढ़ आना बंद हो जाएगा। जबकि वास्तविकता यह है कि तब सिंधु नदी के जल से पाकिस्तान अपनी सिंचाई का काम कर सकता है। बात समझ में आ रही है? भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, तो इसलिए ये न्यूज में है, ये डायमर भाषा बांध। क्लियर हो गया? तो डायमर भाषा बांध का निर्माण का आधारशिला 1998 में पाकिस्तान ने रखा था। बेसिकली ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। कहां स्थित है? तो गिलगित बल्तिस्तान के डायमर जिले और खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान जिले के बीच एक भाषा नामक जगह है, वहां पर स्थित है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि पावर चाइना को इसको निर्मित करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, और भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। क्लियर है? तो आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डायमर भाषा बांध कंक्रीट से भरा हुआ गुरुत्वाकर्षण बांध है जो निर्माण के प्रारंभिक चरणों में है, किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर सिंधु नदी होगा। समझ पा रहे हैं बात आप? ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दिया है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान दिया जाए, DTIS न्यूज में क्यों है? ध्यान देंगे, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये न्यूज में क्यों है? ध्यान देंगे, रक्षा मंत्री ने, पहले बात समझिए यहां पर कि हमारे पास 2 DIC है। DIC मतलब डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, रक्षा औद्योगिक गलियारा। ठीक, हमारे पास ये 2, इसकी संख्या 2 है। ठीक है, रक्षा औद्योगिक गलियारा हमारे पास है, लेकिन और हमारे पास जो टेस्टिंग की बात है या उसको और उसमें और डेवलपमेंट की बात है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है DTIS की कि 6 से 8 मतलब 6 से 8 नई परीक्षण सुविधा केंद्र DTIS स्थापित किए जाएं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, ध्यान देंगे मेरी बात, अगर ये बन जाता है DTIS, 6 से 8 DTIS अगर हमारे देश में स्थापित हो जाते हैं, तो स्वदेशी रक्षा उत्पाद में वृद्धि होगी, है ना। हम लोग देखिए हमेशा रक्षा चीज़ों की, डिफेंस रिलेटेड चीज़ों को खरीदने के लिए दूसरे देशों पर, अमेरिका पर, रसिया पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, इटली पर, है ना। तो ध्यान देंगे मेरी बात, यहाँ पर स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वृद्धि होगी इसके बनने से। ठीक है, लेकिन लोगों का मानना यह है कि ये आज भले मतलब घोषित हुआ है कि 6 से 8 बनाए जाएंगे, इन फ्यूचर ये जा करके इसी DIC में इसका विलय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे मेरी बात, DIC में विलय होने के बावजूद भी अगर आपको ये लगता हो कि
DIC के अंतर्गत केवल टेस्टिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की गई है, तो नहीं, उससे कुछ आगे भी बढ़ करके है। तो केवल और केवल टेस्टिंग की बात यहां पर नहीं है, उससे आगे बढ़ करके उत्पादन में भी सहयोग करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। अब बोलता है कि ये जो DTIS का निर्माण होगा उसमें 75% जो पैसा लगेगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी 25% स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा उसमें दो घटक होंगे, एक राज्य सरकार होगी और दूसरी इंडिया की प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो होंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये किस बेसिस पर लिया जाएगा, तो बोलता है कि उपयोग के आधार पर, है ना। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित किया जाएगा वो 2013 कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित किया जाएगा और जो लोग उपयोग करेंगे उनसे शुल्क लेकर के जो है उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। क्लियर? तो यहां पर ये बेसिकली समझ में आ गया आपको पूरा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोलता है इसमें निजी उद्योगों की साझेदारी के साथ 6 से 8 नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। बिल्कुल सही। दूसरा बोलता है यह योजना केवल DIC में टेस्ट सुविधाएं स्थापित करने तक सीमित है। नहीं, टेस्ट सुविधाएं स्थापित करना तो उद्देश्य है ही, साथ में उत्पादन भी, इसका उत्पादन इंक्रीमेंट भी इसका एक उद्देश्य है। इसलिए लाइन 2 गलत होता है, लाइन 1 सही है। तो यहां पर A फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो नाम है उसको सुनिए, अनकंपोइल कल्लाड़ी मेप्पदी। अनकंपोइल कल्लाड़ी मेप्पदी गलियारा कहाँ स्थित है? अब ऐसा नाम आया है तो जाहिर सी बात है साउथ में ही स्थित होगा। तो चारों साउथ के प्रदेश का नाम दिया हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला। न्यूज में क्यों है ये अनकंपोइल कल्लाड़ी मेप्पदी गलियारा? ध्यान देंगे, टनल समझते हैं, सुरंग समझते हैं, सुरंग जैसा। ध्यान देंगे यहां पर ये केरल सरकार ने, अभी कल न्यूज में था इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। और इंपॉर्टेंट क्यों है बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि केरल सरकार ने अनकंपोइल कल्लाड़ी मेप्पदी गलियारा बनाने के लिए कल आदेश जारी किया है। ये टू लेन मतलब 2 लेन का होगा, मतलब 2 लेन समझ रहे हैं आप, एक तरफ जा सकती है एक तरफ से आ सकती है। और ध्यान देंगे यहां पर बात ये समझिएगा कि एक है थमरासेरी पास, थमरासेरी पास, ये भूस्खलन जोन है ना, भूस्खलन जोन है। बोलता है उसी के समानांतर ये जो टनल बने, ये जो टनल है, ये जो गलियारा है, बोलता है थमरासेरी पास के समानांतर बनेगा। ये जो थमरासेरी पास है यहाँ पर भूस्खलन प्रवण क्षेत्र होता है, मतलब कि खूब भूस्खलन होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टनल बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ इसके थमरासेरी पास के समानांतर चलेगा और कोझिकोड से वायनाड को ये जोड़ेगा, कोझिकोड से वायनाड को इसे मतलब जोड़ेगा ये टनल। ठीक, इसको कोंकण रेलवे, ध्यान देंगे कोंकण रेलवे द्वारा इस कार्य को पूरा किया जाएगा। इस टनल को बनाने का काम कोंकण रेलवे करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनकंपोइल कल्लाड़ी मेप्पदी गलियारा। आप ये समझिए कि अगर भारत की बात है पूरे, तो नो डाउट
ढेर सारे क्वेश्चन उत्तर भारत और इधर मतलब मैदानी भारत से आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके साउथ इंडिया से पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अनकंपोइल कल्लाड़ी में पदी गलियारा केरल में बनने जा रहा है, इसे कोंकण रेलवे बनाएगी, ठीक है। किस पास के समानांतर बनेगा? तो थमरासेरी पास के समानांतर बनेगा। थमरासेरी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है, यानी खूब भूस्खलन होता है, ठीक। तो बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी फॉर डॉग, केरला करेक्ट आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए न्यूज में है 16 मई। ध्यान देंगे मेरी बात। यूनेस्को द्वारा 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ध्यान देंगे बात यहां पर कि किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो देखिए, पहली बार 16 मई को ही लेजर का सफल संचालन हुआ था और उसका संचालन करने वाले थियोडोर मेनन थे। ईयर 1960 सन 1960 में ये प्रसिद्ध भौतिक विद थे। इन्होंने लेजर का पहली बार सफल संचालन किया था 16 मई 1960 को। तो उसी को याद करते हुए उसी को वर्षगांठ के रूप में मनाया जाने लगा। उसी के वर्षगांठ को प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाने लगा यूनेस्को द्वारा। अब यूनेस्को की एक संस्था है IBSP, अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान कार्यक्रम। उसी के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ध्यान देंगे, किसके द्वारा? IBSP के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। IBSP किसकी संस्था है? यूनेस्को की है, न कि UNDP की, ठीक है। कंफ्यूज होते हैं लोग, UNDP की नहीं बल्कि यूनेस्को की है। तो ध्यान देंगे यहां पर जो क्वेश्चन उठा हुआ है कि वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेनन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। सही है, 1960 में इन्होंने सफल परीक्षण पहली बार किया था। दूसरा लाइन बोलता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस को UNDP के अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान कार्यक्रम IBSP द्वारा मनाया जाता है। अब आप IBSP देखते ही सही मार दोगे, लेकिन यहां देखिए UNDP लिखा हुआ है। यह IBSP UNDP की संस्था नहीं है, यह IBSP जो है यूनेस्को की संस्था है। तो ये वाली लाइन गलत होती है और ये वाली लाइन सही है। तो लाइन 1 इज करेक्ट, लाइन 2 इज इनकरेक्ट, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है, न्यूज में क्यों है, पहले इसको समझिए। राष्ट्रपति का वेतन तो बेसिकली पॉलिटी का क्वेश्चन है, और मैं बताऊं आपको पॉलिटी का अगर आप बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। कारण उसके पीछे क्या है देखिएगा कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कल अनाउंस किया कि इस महामारी के दौर में अपने वेतन का 30% पूरे साल भर
हम नहीं लेंगे, मतलब वापस कर देंगे। जो वेतन मिलेगा उसका 30% वेतन वापस करने का निर्णय लिया है हमारे राष्ट्रपति ने। इसलिए ये मामला सुर्खियों में है। मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन इम्तिहान में अब क्या सवाल पूछेगा, ठीक, उसको देख लीजिए। राष्ट्रपति किसी और, ध्यान देंगे, जब वो राष्ट्रपति है तो किसी और लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। पहली चीज ध्यान दीजिएगा इस बात को। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि राष्ट्रपति जो आवास इस्तेमाल करता है उसके लिए वह किसी तरीके का कोई किराया उसे चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरी बात कि उसका वेतन एक बार निर्धारित हो गया, जब वह पद संभालने जा रहा है तो जो वेतन निर्धारित हो गया है उस वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर उसका वेतन 2018 में यह निर्धारित कर दिया गया कि 5 लाख रुपए पर मंथ होगा, तो ये 5 लाख रुपए से कार्यकाल के दौरान 5 से 7 हो सकता है, लेकिन 5 से 3 नहीं हो सकता है। अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। यह परिवर्तन अलाभकारी केवल एक कंडीशन में हो सकता है, तब जब भारत में वित्तीय आपातकाल लागू हो जाए आर्टिकल 360 के तहत। आर्टिकल 360 के तहत अगर भारत में आपातकाल लागू हो जाए तो उसके वेतन में घटोत्तरी यानी कमी की जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में इसके वेतन में कभी कमी नहीं की जा सकती है। अभी का जो मामला है उसमें वेतन कम नहीं किया गया है, राष्ट्रपति ने खुद अपना वेतन वापस करने का निर्णय लिया है 30%। यानी 5 लाख रुपए महीने वेतन है तो 1.5 लाख रुपए 30% उसका है ना, 5 लाख का 30% 1.5 लाख होगा, तो 30% मतलब 1.5 लाख रुपए महीने हर महीने उसको पूरे साल वापस करने का निर्णय लिया हुआ है। ठीक है, अब ये आर्टिकल याद रखिएगा, 59(2) बोलता है कि राष्ट्रपति कोई और लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है, यानी कहीं और से वेतन नहीं ले सकता है। 59(3) कहता है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने आवास को इस्तेमाल कर सकता है। 59(4) कहता है कि पद के दौरान उसका जो वेतन है उसमें कमी नहीं की जा सकती है। तो इस बार जो हुआ है वो कमी नहीं हुआ किया गया है, राष्ट्रपति ने खुद संज्ञान लेकर के इस महामारी के दौरान में अपने वेतन को वापस लौटाने की खुद से जो है जिम्मेदारी ली है। ठीक है, तो ये रहा, इसमें राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य कार्यालय नहीं रखेगा। अनुच्छेद 59(2) राष्ट्रपति के पद के दौरान उसके भत्ते या मतलब जो उसका वेतन होगा या भत्ता होगा उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, यह आर्टिकल आपका 59(4) है ना। दोनों लाइन सही होने के कारण यहां पर C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक वर्ड दिया हुआ है गोल, GOAL, गोल। गोल के बारे में समझते हैं, क्या है गोल। ध्यान दीजिएगा, गोल का यहां पर जो फुल फॉर्म होगा, G से गोइंग, O से ऑनलाइन, A से एज, L से लीडर। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, गोल।
ध्यान देंगे ये जो गोल है इसको इस पूरे कैंपेन को फेसबुक ने स्टार्ट किया था एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पायलट प्रोजेक्ट समझते हैं, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बड़ा योजना को लागू करने से पहले उसका कहीं पर परीक्षण करना हूबहू उसी तरीके से पायलट प्रोजेक्ट कहलाता है। तो फेसबुक ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स के 100 पायलट प्रोजेक्ट फरवरी 19 से अक्टूबर 19 तक चलाया था, जो काफी सफल रहा। इसमें है क्या कि जो जनजातीय हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, हमारे देश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, माना जाता है कि वो लोग मेन फ्रेम जो भारत की मुख्य धारा है या दुनिया की जो मुख्य धारा है उससे पीछे रह गए हैं। तो उस मुख्य धारा में लाने के लिए इन लोगों को मेंटरशिप यानी कि प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा। तो ध्यान देंगे, और उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। वो जो उद्यमी होंगे, किसी तरीके का काम कर रहे हैं, संगीत है, कला है, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको उसमें प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मेन फ्रेम में, मुख्य धारा में जोड़ दिया जाएगा। तो वो जो जनजातीय लोगों की कला है, संस्कृति है, वो पूरी दुनिया में बिखर जाएगी, मतलब कि खिल करके सामने आएगी। ठीक इसी उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया, गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो जब इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया और ये सफल हुआ, तो फेसबुक ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय मामलों के मंत्रालय से संपर्क किया और दोनों ने टाई अप कर लिया कि हम लोग, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और फेसबुक दोनों मिलकर के गोल के रूप में एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें 5000 युवा आदिवासी जो उद्यमी हैं, जिन्हें मेंटिस कहा जाता है, उनको ट्रेंड किया जाएगा, मेंटर किया जाएगा कि वह अपने फील्ड में आगे बढ़ें। ठीक है, जिससे वो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पैठ बना सकें। क्लियर है? ध्यान देंगे, जो जनजातीय लोग हैं वो goal.tribal.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 4 मई से 3 जुलाई के बीच में ओपन है। क्लियर? तो ये बेसिकली गोल है। तो आइए समझते हैं। यहां पर पहला, यह गूगल के साथ साझेदारी में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। ध्यान देंगे, ये गूगल के साथ नहीं है, ये गूगल की जगह फेसबुक है। तो लाइन 1 इनकरेक्ट है। लाइन 2 की बात करेंगे। इसका उद्देश्य आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान करना है। ये लाइन सही है, तो लाइन 2 सही है, लाइन 1 गलत है, इसलिए बी फॉर बॉल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, पूछा हुआ है दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। अब आपको लगेगा कि ये पूरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बिल्कुल है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। करंट में कहां से आ गया? ध्यान दीजिएगा, करंट के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी न्यूज में क्यों है? ध्यान देंगे कि ये जो दामोदर नदी है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में ये बाढ़ की स्थिति ला देती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक नाम से भी जाना जाता है।
तो ये जो बाढ़ आ जा रही है, इस बाढ़ को मैनेज करने के लिए, बाढ़ को मैनेज करने का तरीका होगा, बांध बनाए जाएंगे या उस तरीके के पुल बनाए जाएंगे या उस तरीके के उपाय बनाए जाएंगे जिससे कि बाढ़ ना आए। उसके लिए अभी कल भारत सरकार ने, वेस्ट बंगाल सरकार ने और AIIB, एशियन इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने जो है, इन तीनों ने मिलकर के दामोदर वैली कमांड एरिया में सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए एक प्लान बनाया है, जिसके हिसाब से 413.8 मिलियन डॉलर खर्च होने वाला है। 413.8 मिलियन डॉलर खर्चा आने वाला है। ये कर देने से ये जो कमांड दामोदर वैली का जो एरिया है, उसमें अगर ये जो भारत सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार और AIIB ने जो कोलैबोरेशन किया है, इसके तहत अगर कार्य हो जाते हैं तो बाढ़ पर मैनेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि बाढ़ पर कमांड हासिल किया जा सकता है। ठीक है, सही तरीके से उसे मैनेज किया जा सकता है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ध्यान देंगे, इसमें जो कुल 413 मिलियन डॉलर जो खर्चा हो रहा है, उसमें से AIIB 145 मिलियन देगा, ये कर्ज है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये 145 मिलियन देगा, 145 मिलियन। बाकी का एक 123.8 मिलियन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लगाएगी, और इस तरीके से ये पूरा जो दामोदर वैली कमांड एरिया है उसको सही तरीके से फ्लड से मैनेजमेंट किया जा सकेगा। तो इस पूरे सिस्टम में आप देखिए, दामोदर नदी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसलिए दामोदर नदी से क्वेश्चन इस साल उठ सकता है। क्यों? क्योंकि इस साल जो है इस पे समझौता हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक के रूप में जानी जाती है। ठीक है, झारखंड और बंगाल में मुख्य रूप से जो है बहती है। देखिए, ये दामोदर नदी है ना, ये धनबाद है, ये बर्धमान है। दामोदर नदी ये होते हुए यहाँ पर आती है, और यहाँ से देखिए ये इधर जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है, और ये जब आगे बढ़ती है इधर दूसरे रूप में तो ये मुंडेश्वरी नदी कहलाती है, और यही जो है आगे जब ये शिलाबाती से मिल जाती है तो रूप नारायण नदी कहलाती है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर आपको केवल इसके बारे में जानना है, दामोदर नदी के बारे में। ठीक है, तो दामोदर नदी की सहायक और उप सहायक नदियाँ कौन सी हैं, है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बराकर, कोनार, ये देखिए कोनार आ रहा है, ये देखिए बराकर आ रहा है। ऐसे ही तमाम बोकारो, हाहोरा, जमुनिया, घारी, गुइया, खड़िया, भीटा। ठीक है, ये सारे इसके सहायक और उप सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर के मिल रही हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। तो इसमें आप देखिए बराकर, कोनार और जमुनिया, बराकर, कोनार और जमुनिया तीन के तीनों जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, इसलिए आपका 1 2 3 तीनों सही है। D फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप इस बात को अगर समझ रहे हैं तो नदियों में सारी नदियाँ यहाँ पर पढ़ने के बजाय आप दामोदर नदी पर फोकस करेंगे तो इस साल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आई थिंक अब धीरे धीरे आपके अंदर ये चीज़ें विकसित हो रही होंगी कि साल के लिए पढ़ना क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए एक यहां पर जो दिया हुआ है कि खबरों में ICGS सचेत क्या है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं ICGS
सचेत क्या है? सचेत नाम है। ICGS का फुल फॉर्म है इंडियन कोस्टल गार्ड, इंडियन कोस्टल गार्ड शिप, ICGS। ध्यान देंगे भाई, भारत अगर आप ये समझें तो यहां पर आप ये देखिए, ये कोस्ट है ना? तो ये जो कोस्टल इलाका है, यहां पर रक्षा करना भी तो आवश्यक है। तो यहां पर रक्षा करने के लिए हम लोगों ने 5 गश्त करने वाले 5 पोत हम लोग उतारने वाले हैं, जो हमेशा यहां पर ये जो इसका कोस्ट है, किनारा है समुद्र का, यहाँ जहां खत्म हो रहा है, यहां पर हमेशा गश्त करती रहेगी। ठीक है, 5 पोत। उसमें से पहला पोत का आवरण हमारे रक्षा मंत्री ने किया है, उसका नाम है सचेत। ठीक, जो पहला पोत का आवरण किया है, 5 पोत की सीरीज उतारने वाले हैं, उसी का नाम है आपका सचेत नाम है। इसको बनाया किसने है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। ठीक है, सचेत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। इसकी लंबाई 105 मीटर है, 2350 टन इसका वजन है, और इसमें 9100 यानी 9100 किलोवाट के 2 डीजल इंजन लगे हुए हैं, और इसकी स्पीड 26 नॉट है। नॉट मतलब समुद्री मील। ठीक, तो 26 नॉट इसकी स्पीड है। ध्यान देंगे मेरी बात, यहां पर ये कोई भी अटैक होता है या कुछ भी होता है समुद्र के जरिए से, तो वहां पर ये गश्त कर रही होगी, कोई किसी तरीके की कोई समस्या ना आने पाए, तो पहले से ही वहां पर गश्ती टीम रहती है। ठीक है, तो बोलता है कि ये क्या क्या अपने साथ लेके, अपने साथ क्या क्या कैरी करके ये जा सकती है। तो बोलता है दोहरे इंजन वाला एक हेलीकॉप्टर अपने साथ रख सकती है, उसके साथ साथ उच्च गति वाली 4 नौका रख सकती है। तीसरा बोलता है हवा से भरी जाने वाली जो है नौका एक रख सकती है, और बोलता है कि जो समुद्र में तेल फैलता है उसको रोकने वाला या उसको कम करने वाला जो उपकरण होता है, उसको भी अपने साथ ये लेकर के चल सकती है। इतनी चीजें लेकर के ये चल सकती है ICGS सचेत। ठीक है, तो ICGS सचेत मुख्य रूप से क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। ठीक है, जो कोस्टल इलाका है इंडिया का, वहां पर ये गश्त करती रहेगी। क्लियर? 5 में से ये पहला है। इसके अलावा 2 और जलावतरण हुआ है, यानी कि इसको जल में उतारा गया है। ठीक है, इसके अलावा 2 और शिपों का जलावतरण हुआ है, उसका नाम है IBC 450, IBC 451, है ना? इसको बनाने की जो कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो है। लार्सन एंड टुब्रो के शिपयार्ड हजीरा में बना हुआ है ये IBC 450, IBC 451। ठीक है, इसकी लेंथ लगभग कुल मिलाकर के लगभग 30 मीटर है। इसकी लेंथ देखिए 105 मीटर थी, है ना? ये 5 की सीरीज का नहीं है, ये 5 की सीरीज का पहला है, ये अलग से है दोनों। ठीक है, ये 30 मीटर लंबी है लगभग, और इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। इसकी स्पीड 45 नॉट स्पीड है इन दोनों की। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है ICGS, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये ICGS सचेत जो है ये एक तरह की कोस्टल, यहाँ पर अगर आप समझें तो ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल की बात करें तो ये जो तट के किनारे जो है, जो गश्त करने वाली जो व्हीकल होती है ये है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बोलता है कि 5 अपतटीय गश्ती पोत, यही ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल, ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल। ठीक, अपतटीय गश्ती पोत की श्रृंखला में पहला है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। बिल्कुल सही। दूसरा, नवनिर्मित समुद्री गश्ती विमान। नवनिर्मित समुद्री गश्ती विमान गलत है। एक एयरबोर्न प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण विमान, इनमें से कोई नहीं, ये पहला लाइन इसका सही है। ठीक है, तो A फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको करंट पढ़ने में। नई नई चीज़ें आपको रोज़ मिल रही हैं, और ऐसे पढ़ते रहिए। देखिए 2 महीने के अंदर, अभी आई थिंक ये 10वां क्लास है आपका,
मतलब 10 दिन से चल रहा है, इसको अगर आप 2 महीने लगातार कंटिन्यू कर लिए तो यकीन मानिए मेरा कि आपको एक बेस पूरे जीएस का बेस आपको जो है समझ आ जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से पुट अप कर रहा है ना। आपको मैं पढ़ाता हूँ इसी तरीके से हूँ कि क्वेश्चन एक उठा करके इस पर जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब कि जो है ना करंट से जीएस को रिलेट में कर देता हूँ। ठीक, तो यही बेसिकली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टीचर का काम ही क्या है, मैं आकर के केवल आपको इसके एक बारे में बता देना मेरा काम नहीं, वो तो आप भी जो है कर सकते थे। मेरा काम जो है वो आपको रिलेट करके चीज़ों को दिखाना कि इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, कैसे इसको तैयार करना है, ये मेरा काम है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसको पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर लगता है कि चीज़ें बेहतर चल रही हैं तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।